नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अभी हम 2013 का जो पर्यावरण का पेपर है उसको लेकर हम उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2013 का ये हूबहू वही प्रश्न पत्र है जो परीक्षा में आया था। 30 प्रश्न हैं, उसको हम जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। 5 से 10 मिनट में करने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, गुजरात, गोवा, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो राजस्थान मरुस्थलीय राज्य होने के कारण इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है, तो सी वाला सही है। दूसरा प्रश्न है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? कोई नदी प्रदूषित है कि नहीं, उसकी कैसे माप की जाती है? तो ये BOD है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बी से बायोलॉजिकल, ओ से ऑक्सीजन, डी से डिमांड। तो BOD सी ऑप्शन सही है। 123वां प्रश्न है, यानी तीसरा, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। वायरस से, विषाणु से, तो टाइफाइड, कॉलरा, जुकाम और मलेरिया। तो सी वाला हमारा सही है, जुकाम वायरस से होने वाला संक्रमण है, जबकि टाइफाइड, कॉलरा तथा मलेरिया जल जनित रोग है। गंदा जल पीने के कारण दूषित जल से होने वाली ये बीमारियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो भारत में मौसम को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हो जाएगा आपका, सबसे महत्वपूर्ण तत्व, वो डी वाला सही है हमारा। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न हमारा हो जाएगा, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कहीं नोट कर लीजिएगा आप लोग। वायुमंडल की जो सबसे ठंडी परत है वो मध्यमंडल है। इसका तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो बी वाला ऑप्शन सही है हमारा, मध्यमंडल। 26वां सवाल है, 126वां मैंने 6वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन और मीथेन। तो ग्रीन हाउस गैस में हमारा डी वाला सही हो जाएगा, मीथेन। 7वां प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वो 1973 ईस्वी में हुई थी। 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की गई थी। एक क्वेश्चन इसमें और भी बन गया कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला है 8वां सवाल, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन उसको कहेंगे इंग्लिश में। 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर रेखा जो काल्पनिक रेखा है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर में बांटती है। 9वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। आंसर बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। आपको पता है कि कोविड की वजह से अभी तक 2011 के बाद जनगणना नहीं हो पाई है। जो अंतिम जनगणना हमारी हुई है वो 2011 की जनगणना के सभी आंकड़े अभी तक प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात जो है वो 940:1000 है। 940 संबंधे 1000, 940 पुरुषों पे 1000 महिलाएं हैं। महिलाओं की संख्या कम है। अगला सवाल हमारा है, एक 131वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? बहुत ही आसान सवाल है और हमेशा पूछा जाने वाला सवाल है। तो केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं। केचुआ जो होता है हमारा किसान का मित्र कहा जाता है। वो मिट्टी को भुरभुरी करके उसमें जब बिल बना लेता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई मिट्टी में बहुत सुगम तरीके से हो पाती है, जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है। तो केचुआ किसान का मित्र कहा जाता है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। हम लोग भी जब टेट दिए थे 2013-14 के आसपास, 15 के आसपास, तो उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा था। और एक क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, और ये केचुआ वाला जो किसान मित्र है ये भी बहुत हमेशा पूछता रहता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आसान है, लेकिन जिनको जानकारी है वो ही कर पाते हैं, बहुत लोग गलत करके आ जाते हैं। 132 सवाल है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन हमको पता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी?
ये उत्तराखंड में हुई थी, सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में हुआ था। तो उत्तराखंड की कैपिटल आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है। और अभी जो पिछला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने बताया था कि उत्तराखंड में एक पार्क है जिससे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, उस पार्क का नाम भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 133वां प्रश्न है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये इथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इथोलॉजी। और पिछले वीडियोज में आप सुने होंगे इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में हमने बताया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसमें इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में 3-4 सवाल आए हुए हैं जो हमेशा एवरग्रीन सवाल है, वो हमेशा आते रहते हैं। तो इथोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? 134वां सवाल है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। तो समुद्री शैवाल जो होता है वो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। आपको पता है जो नमक बनता है वो समुद्र के द्वारा ही बनता है, समुद्र का जल वाष्पीकृत करके और नमक को बनाया जाता है। तो आयोडीन का स्रोत है समुद्री शैवाल। और सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादक राज्य कौन सा है? ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा इसका उत्तर। 135वां सवाल है, सैक यानी कि उसको लाइकेन भी कहते हैं, सैक है ये क्या है? परजीवी, रसायन, स्वपोषी, अपघटक या सहजीवी? तो लाइकेन एक सहजीवी है लाइकेन। 136वां सवाल है, सीएनजी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। किसमें इस्तेमाल होता है भाई? तो वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में या वाहनों एवं उद्योगों में? तो वाहनों एवं उद्योगों में दोनों उत्तर सही हो जाएगा। हमारा जो सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसका फुल फॉर्म है। अभी बीच में 2-3 साल पहले आप देखे होंगे कि सीएनजी की गाड़ियाँ बहुत भर भर के बेची जा रही थी। तो सीएनजी की गाड़ियाँ उस समय, हालांकि सीएनजी और पेट्रोल का दाम लगभग इस समय बराबर हो गया है। तो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो हमको आपको हम बताए ही हैं, उपयोग वाहनों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। 137वां प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो इसका है व्याख्यान के द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा या अध्ययन के द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता का सृजन करने के लिए उनको क्षेत्रीय भ्रमण कराना जरूरी है। क्षेत्रीय भ्रमण इसलिए कराना जरूरी है क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो खेल खेल के माध्यम से और लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखते हैं। तो जो चीज़ हम व्यवहार में ले आके उसका प्रैक्टिकल करके उसको प्रायोगिक तरीके से हम देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से सीख सकते हैं, वो ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा। तो ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस इसको कहा जाता है। एलपीजी को शीतलक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर आजकल शीतलक में जो एसी, फ्रिज, कूलर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। सीएफसी से आप जानते ही हैं, सीएफसी की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन परत में छिद्र हो जाता है जिससे स्किन कैंसर का खतरा फैलने का डर रहता है। 139वां प्रश्न है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों का अवशोषण करती है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परावैंगनी किरण। परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है ओजोन परत, जिसके द्वारा हमको स्किन कैंसर वगैरह और स्किन से जुड़ी हुई बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो परावैंगनी किरण हो जाएगा। 140वां प्रश्न है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है या बच्चे देता है? तो ये बच्चे देने की वजह से, बच्चा पैदा करने की वजह से चमगादड़ को स्तनधारी कहा जाता है। और रात्रिचर प्राणी भी है वो एक। तो उसका स्तनधारी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत जीव ऐसे होते हैं जो रात्रिचर हैं लेकिन बच्चे पैदा न होने के कारण उनको स्तनधारी नहीं कहा जाता है। तो स्तनधारी होने का कारण यही है कि बच्चे को जन्म देता है। अगला पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो पर्यावरण की परिभाषा है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण जो हमारा होता है एबायोटिक मतलब कि जिनके अंदर जान नहीं है, बायोलॉजिकल जो नहीं है, और बायोटिक मतलब जिनके अंदर जान है, बायोलॉजिकल चीजें हैं, जो सजीव हैं। तो सजीव और निर्जीव से मिलकर हमारा पर्यावरण बना होता है। तो सबसे सुंदर इसकी परिभाषा जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। 142 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो जो वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है वो है आपका IUCN। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए। तो ये ऑप्शन विवादित है, ये प्रश्न विवादित था उस समय, जिसका उत्तर एक ऑप्शन में होना चाहिए IUCN। तो ऐसे विवादित जब प्रश्न आते हैं तो इसमें सभी को मार्क्स दे दिया जाता है, कॉमन मार्किंग हो जाती है। बहुत लोग इसका लाभ उठा के, बहुत लोगों को लाभ मिलता है। जिनका 81 रहता है 82 हो जाता है, जिनका 89 रहता है 90 हो जाता है। हम लोगों के साथ के भी बहुत लोग थे जिनका
एक एक मार्क्स से टीईटी रुक रहा था, इस क्वेश्चन की वजह से पास कर गए और अभी वो सभी साथी शिक्षक के रूप में भली भांति कार्य कर रहे हैं और बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अगला है कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन, जिसको सीडेड क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है तो ये सिल्वर आयोडाइड का सीडिंग करके और कृत्रिम वर्षा की जाती है। कृत्रिम मतलब बनावटी वर्षा, जो नेचुरल ना हो, किसी भी मौसम में वो वर्षा करा दी जाती है। यदि बहुत ज़्यादा प्रदूषण वगैरह फैल रहा है, जैसे दिल्ली वगैरह में ठंड के दिनों में पराली जलाने के कारण प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि क्यों ना वहाँ पे क्लाउड सीडिंग करा के कृत्रिम वर्षा करा दिया जाए, जिससे जो उसके धूल के कण है, मिट्टी है, धुआं है, वो धुल जाए और वातावरण हमारा साफ हो जाए। अगला प्रश्न है हमारा 144वां प्रश्न, बायोडीजल तैयार किया जाता है। ये तो देखिए लगभग हमेशा पूछता है, आप 2011 से लेकर 2025 तक कहीं भी आप उठा लीजिए टेट का पेपर, ये यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है। बायोडीजल तैयार किससे किया जाता है? तो जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये हमेशा हम लोग भी जब टेट दिए थे तो उस समय भी पूछा था बायोडीजल, तो ये जेट्रोफा हो जाएगा। और 145वां है, देखिए हम पूछ रहे थे अभी आपसे, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी सही है, 16 सितंबर ओजोन संरक्षण के लिए मनाया जाता है ये। 146वां प्रश्न है, सिल्वीकल्चर संबंधित है। तो सिल्वीकल्चर जो है वो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वन्य सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो सिल्वीकल्चर कहा जाता है। एक सिल्वीकल्चर होता है, एक सेरीकल्चर होता है, दोनों का उच्चारण है, दोनों का जो नामकरण है वो एक जैसा ही है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। सिल्वीकल्चर मतलब वन एवं वन्य उत्पाद, और सेरीकल्चर जो होता है वो रेशम के उत्पादन के लिए होता है, सेरीकल्चर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें, वन एवं वन्य उत्पाद। अगला है 147वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये चंदौली में है। कभी कभी चंदौली ऑप्शन न देके वाराणसी दे देता है, क्योंकि वाराणसी और चंदौली आपस में सटा हुआ है, दोनों एकदम पड़ोसी जनपद हैं। तो यदि चंदौली रहेगा ऑप्शन में तो आप चंदौली पे लगाएंगे, नहीं तो वाराणसी भी कभी कभी सही मान लिया जाता है, ये चंदौली में है। 148वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता वो होता है जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है। जैसे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधे को प्राथमिक उपभोक्ता खाया, प्राथमिक उपभोक्ता वही होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, और शाकाहारी के बाद द्वितीयक उपभोक्ता वो होता है जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ता कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी वाला द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता सांप चूहा वगैरह को खा जाता है, अजगर बकरी वगैरह को खा जाता है। अब 149वां प्रश्न है, झूम खेती होती है। तो झूम का तात्पर्य यही है कि झूम के खेती करना। एक जगह जंगल को जलाइए, वहाँ खेती करिए, वहाँ की उर्वरा शक्ति जब जमीन की खत्म हो जाती है तो हम दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ फिर पेड़ों को जलाते हैं और वहाँ खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर इससे क्या होता है, जंगल का कटाव हो जाता है। तो झूम के खेती करना, तो जो झूम की खेती होती है वो मेघालय जैसे राज्यों में ज़्यादा होती है। तो अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछता रहता है, झूम खेती। हो सकता है राज्य बदल दे, इसमें जो ऑप्शन है केरल, बिहार, मेघालय और तमिलनाडु में मेघालय सबसे सही उत्तर है, तो मेघालय हमारा है। झूम खेती से याद रखिएगा, झूम के खेती करना, इधर उधर घूम के खेती करना है। तो घूम के खेती तभी किया जाएगा जब जंगलों को जला दिया जाएगा। लास्ट और अंतिम प्रश्न है, शुष्क वर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क वर्फ जब हम लोग 10th, 11th, 12th में पढ़ते थे तो अक्सर इसको हम लोग पढ़ते थे। शुष्क वर्फ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। शुष्क वर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। शुष्क वर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क वर्फ कहते हैं। तो ये हमारा 30 सवाल था, आप इसको प्रैक्टिस करिए। ये 2013 का हूबहू वही सवाल है, एकदम बिल्कुल। इसमें एक भी क्वेश्चन परिवर्तित नहीं किया गया है, एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन पेपर हम आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे, बहुत सारे नहीं आते होंगे, तो उसका प्रैक्टिस करना है, नोट्स बनाना है और लगे रहना है। आपका टेट जरूर क्वालिफाई होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।